Hello everyone, a very warm welcome to all of you on Target Uniform Services। इस वीडियो में हम यूपीएससी के 2016 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं और पर्टिकुलरली पॉलिटी सेक्शंस के क्वेश्चन। फर्स्ट इज विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड लेजिटिमेसी। इसका मतलब है कि द राइट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन अथॉरिटी, जो आप पे अथॉरिटी रूल कर रही है, जैसे दिस आर द पीपल, और उसके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कई तरह की होती है, जैसे वन इज डेमोक्रेटिक, अनदर इज अथॉरिटेरियन, दैट इज इन नॉर्थ कोरिया में जो है उसको अथॉरिटेरियन या फिर डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डेमोक्रेसी जो इंडिया में है और अमेरिका और ब्रिटेन में है। सो द लेजिटिमेसी इज़ द राइट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन अथॉरिटी, कि वहाँ के लोग उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, that is called as political legitimacy. So which is not a source of political legitimacy? Answer is third. It means political will of the ruler. जैसे जैसे रूलर की विल होगी उसी हिसाब से काम होगा। और इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे कंसेंट ऑफ द पीपल, रैशनल प्रूडेंस एंड पब्लिक रीजन। दीज आर द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। सेकेंड इज which one of the following is a characteristics of presidential form of government? There are two form of government. One is parliamentary government, जो कि इंडिया में है. Another is presidential form of government, that is in USA. First option is president is not a part of legislative body. और हमें क्या बताना है, characteristic of presidential form of government. So president part नहीं होता legislative body का, that is the right answer. Second is it does not separate legislative and executive function. प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, येस इट डज सेपरेट जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो उससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज़ नो मोर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव मेंबर जो है वहाँ के, दैट कैन नॉट मेक एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, और वहाँ की वो सरकार नहीं गिरा सकते। ठीक है, लाइक दिस द प्रेसिडेंट हैज़ अ फिक्स टेन्योर, उसका फिक्स टेन्योर होता है 5 years एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर, लेकिन उनका इम्पीचमेंट जरूर होता है प्रेसिडेंट का। थर्ड इज प्रेसिडेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मीन्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 74 जो इंडियन गवर्नमेंट में है। जैसे उसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शो करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पर टेन्योर का डिपेंड नहीं करता, बिकॉज उसका टेन्योर क्या है, फिक्स्ड है फॉर 5 years। और दिस आर द कंपैरिजन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। बेसिस ये है कि एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है जैसे हमारे यहाँ पे, और प्रेसिडेंशियल में क्या है, सिंगल एग्जीक्यूटिव। अकाउंटेबिलिटी अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर लाइक इन द केस ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंशियल में एग्जीक्यूटिव नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। थर्ड इज मिनिस्टर। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, ओनली फॉर्म अमंग एमपीज, वहाँ पे मिनिस्टर एमपीज ही बनते हैं। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में है, उसको मिनिस्टर बनाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ कांग्रेस नहीं होना पड़ता। ही कैन बी एनी वन, एनी नॉर्मल सिटीजन ऑफ अमेरिका, उसको वो मिनिस्टर बना सकते हैं। कौन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे पावर होती है, तो ही कैन चूज हिज ऑन कैबिनेट। अनदर इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री में क्या है, पीएम कैन डिसोल्व दिस लोअर हाउस एट एनी टाइम, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। और प्रेसिडेंट में 5 साल के लिए होता है। टेन्योर क्या है, पार्लियामेंट्री में नॉट फिक्स्ड है, वहाँ पे फिक्स्ड है। सो आवर आंसर इज फर्स्ट, प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। थर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contains provisions for the abolition and creation of legislative council। जैसे स्टेट में 2 हाउस होते हैं, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, अनदर इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, लाइक इन द केस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी क्या है, 2 हाउसेस, वन इज लोकसभा, अनदर इज राज्यसभा। राज्यसभा इज कॉल्ड एज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज कॉल्ड एज द लोअर हाउस। तो स्टेट में
जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हरियाणा स्टेट, यहाँ पे क्या ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट देर आर 7 स्टेट्स जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दैट इज़ अपर हाउस। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर दोज 7 स्टेट्स। कुछ के मैं नाम ले लेता हूँ, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। सो अंडर आर्टिकल 169 द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अ पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो बी इज़ अवर राइट आंसर। Let's talk about this article 171 is related to the composition of legislative council. Legislative council की composition क्या होगी, जैसे all the members of legislative council are indirectly elected, का मतलब है people will not participate in their election, these are solely elected by the this member of legislative assembly। और उनका manner of election क्या है, जैसे 1/3 उनका election कौन करेगा, local bodies, 1/12 कौन elect करेगा उनका, graduate of that state, 1/12 are elected by the teachers, 1/3 are elected by the legislative assembly, 1/6 are nominated by the governor। और कंपोजिशन की बात करूँ कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ काउंसिल ऑफ अ स्टेट, इट इज़ 1/3 असेंबली स्ट्रेंथ। जैसे किसी पर्टिकुलर असेंबली की 210 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो उसका 1/3 कितना होगा, 70। तो 70 क्या होगी इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द लोवेस्ट कि 40 से नीचे तो हो ही नहीं सकता लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और अनदर प्रोविजन इज कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स एंड द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक्चुअल बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम और मैक्सिमम को बताया है, पार्लियामेंट उसको बताएगी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होगी काउंसिल की। एंड आर्टिकल 182 इज रिलेटेड टू द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट प्रेसिडेंट रूल। फोर्थ इज द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A, दीज आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 आता है एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज रिलेटेड टू आर्टिकल 40। सो अवर आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। पैरोकियल political culture is generally found in, there are two kind of political culture, one is parochial and another is parochial communities। oh ठीक है, तो parochial का मतलब होता है in vocab it is narrow। ठीक है, किसी को बोल देते हैं ना you are a very narrow minded person, so parochial means very narrow, short sighted। तो parochial political culture is a type of political culture that has limited reach of participant only in certain areas that are minimal or narrow। means इसका मतलब क्या है, they only want to be involved in political affair in their area। जैसे विलेज में क्या चल रहा है, one particular community living in a village, they are only interested in the local issues like वहाँ पे इलेक्शन, वहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स, और जैसे वहाँ पे there are so many local problems, वो उसी में इंटरेस्टेड है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टेट लेवल इश्यूज, एट नेशनल लेवल इश्यूज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ये बेसिकली कहाँ पे मिलता है, ये डेवलपिंग सोसाइटी में होता है। डेवलपिंग सोसाइटी मीन्स द कंट्री लाइक इंडिया इस डेवलपिंग सोसाइटी में आता है। बट जो डेवलप्ड सोसाइटी है, डेवलप्ड सोसाइटी में क्या है, जैसे यूके, यूएसए, वहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है, हाई लिटरेसी रेट। सो एवरीबडी इज लिटरेट पर्सन, सो ही टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। सो आवर आंसर इज ए, डेवलपिंग सोसाइटीज़ में हमें पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलता है। सिक्स्थ इज हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट इज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। देखो सिविल सोसाइटी क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, एज द एरेना आउटसाइड द फैमिली। सिविल सोसाइटी इसका मीनिंग है जैसे गवर्नमेंट से हटकर कोई भी ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओज, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी, ठीक है, जो कलेक्टिवली शेयर करती है आइडियाज़ की फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडम फर्गुसन। सेवंथ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन। देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
ये पर्टिकुलर अब रिडंडेंट हो चुका है, रिडंडेंट इन द सेंस इट इज़ नो मोर यूजफुल बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या इसको कम्प्लीटली अब्रोगेट कर दिया है, द एप्लीकेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो भली इनकी बात रही कि क्वेश्चन की कि कब एनफोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1957 बट इट वाज अडोप्टेड ऑन 17 नवंबर 1956। there is a difference between adoption and enforcement. adoption का मतलब है you have adopted all the features of the constitution but वो features एक्शन में कब आएंगे, एक्शन में मतलब उनका एप्लीकेशन या फिर एनेक्टमेंट टेक्निकल वर्ड है, वो कब होता है, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1957 को। 8th is which of the following statements regarding the constituent assembly are correct? First is it was not based on adult franchisee. Before going to this, let's understand what was constituent assembly. देखो the constituent assembly जो आइडिया था वो फर्स्ट ऑफ द टाइम गिवन बाय whom? इट वॉज गिवन बाय एम.एन. रॉय इन 1934। ठीक है, 1935 को आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया था कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो क्या बना सके, एक कॉन्स्टिट्यूशन। और इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस he said that the constitution of free India must be framed without outside interference like the British authority, ठीक है, and it should be on the basis of adult franchisee, means everybody has the right to vote irrespective of the sex, place of birth, caste और community, anything, ये सब बीच में नहीं आनी चाहिए। जो भी 18 साल या फिर whatever age it is designated उससे ऊपर होगा, he has the right to vote। and the fourth is कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मिशन में बनी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इट पुट फॉर्थ द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, और उसका कंपोजिशन देखिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं थे, याद रखना। और फर्स्ट पॉइंट इज इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान टोटल स्ट्रेंथ क्या थी उसकी 389 and out of this 296 were allotted to the British India and 93 to the princely states. So princely states को 93 थी और 296 British को गई। And the representative of each community were to be elected by the member of that community in the provincial legislative assembly. So आपको ये क्या रखना है कि जो constituent assembly है that is partly elected and partly nominated। ठीक है, नॉमिनेट भी करते थे, जैसे नॉमिनेटेड इन द केस कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट से उन्होंने अपना कोई पर्टिकुलर मेंबर नॉमिनेट करके भेजा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, इट वाज रिजल्टेड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, अगेन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज। सो आंसर इज 1 and 4। Who among the following may be the chairman of जिला परिषद? जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा? देखिए, पहले दो चीज़ होती है, पंचायत 3 लेवल पे होती है ना। फर्स्ट इज विलेज, अनदर इज इंटरमीडिएट लेवल पे जिसको हम क्या बोलते हैं, मंडल, एंड थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिसको हम बोलते हैं जिला इन हिंदी। ठीक है, विलेज लेवल पे जितने भी मेंबर्स होंगे पंचायत के, दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड। ये लिखा है ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो मेंबर्स का इलेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट। मेंबर्स का इलेक्शन क्या है, डायरेक्ट। लेकिन चेयरपर्सन का या फिर चेयरमैन बोल लो, चेयरमैन ऑफ विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो रूल दिया है, इट सेड दैट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनका इलेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर। जो भी ये मेंबर है पंचायत के एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंबर, उसी में से उसका इलेक्शन होगा एंड देन ही बिकम अ चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर पंचायत। बट इन द केस ऑफ विलेज, विलेज के चेयरमैन का इलेक्शन
जो पार्लियामेंट ने है वाइल मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973, ठीक है, उसके अंडर 1993 सॉरी, उसके अंडर ये पावर किसको दी? स्टेट को। स्टेट वॉज गिवन द पावर कि आपको विलेज में जो सरपंच का इलेक्शन है वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, किस तरह से, या तो वो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। सो आंसर इज डी। तो चेयरमैन ऑफ जिला परिषद इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन मेंबर, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 10th इज व्हाट इज मेंट बाय सोशल इक्वालिटी। देखिए यूपीएससी सीएपीएफ ये कंसेप्ट छोड़ नहीं रहा है, सोशल इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें बार बार पूछ रहे हैं। इन यूपीएससी सीएपीएफ 2020 एग्जामिनेशन में भी पेपर 2 के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसे पूछा था, उस टॉपिक का नाम था एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, ठीक है। कई बार ये पेपर 1 में ना पूछ के पेपर 2 में पूछ लेता है, 2 में ना पूछ के 1 में, सो दीज आर इंटरकनेक्टेड। तो इसको आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या पढ़ना होगा? एक क्लास 11th की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, वो पढ़िए, प्लस सोसाइटी की जो बुक है क्लास 11 12th की, ठीक है, आप वो पढ़िए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। Second is no effort should be made to modify the existing social systems. And third is no person should be made to suffer a position of relative inferiority in relation to other men due to caste, race or religion. This is our right answer. कि social equality में nobody is below, ठीक है, everybody has a right to equality in terms of political rights, in terms of economic rights, in terms of social rights, ठीक है। 11 is which one of the following is not a feature of Indian federalism? फीचर्स का इंडियन फेडरलिज्म के, फेडरल वर्ड का मीनिंग इटसेल्फ है डिवीजन ऑफ पावर। क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। सो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन होम? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इंडिया में कैसे डिवीज़न हुआ है? इंडिया में डिवीज़न है कि उस फीचर्स क्या हैं उसके, कि ड्यूअल गवर्नमेंट, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, सेंटर पे भी है, एंड डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स, लाइक शेड्यूल 7 के अंडर यूनियन लिस्ट, देयर इज़ अ स्टेट लिस्ट एंड देयर इज़ अ कंकरेंट लिस्ट। तो डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड, कि यूनियन किस पे लॉ बनाएगी, स्टेट किस पे, एंड कंकरेंट बोथ स्टेट एंड यूनियन किस पे लॉ बनाएगी। थर्ड इज़ रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड नहीं हो सकता, अंडर आर्टिकल 368 ही हो सकता है विद स्पेशल मेजोरिटी। एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ठीक है, इज़ अ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिया में नहीं है। बाई कैमरलिज्म है, ठीक है। सो विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये फीचर किसके हैं? फेडरल सिस्टम के। फर्स्ट इज एवरी स्टेट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, करेक्ट स्टेटमेंट। नोट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सेकंड इज कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट। स्टेट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेट सबॉर्डिनेट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। डी इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन राइट इज नॉट करेक्ट? देखो ह्यूमन राइट का कंसेप्ट अब पूछ लिया है, सोशल जस्टिस का पीछे पूछा था। सो दीज आर इंटररिलेटेड। कौन सा? देखो इसमें जो है द कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन ईयर 1948, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट वाज अडॉप्टेड इन 1966 ऑन 16 December। थर्ड इज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन। सेपरेशन ऑफ पावर जो मैंने आपको बोलता है, इट्स अ फेडरल फीचर। फेडरल फीचर है, इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में है। फोर्थ इज द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट सेट फोर्थ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट को
पावर कौन से आर्टिकल के अंडर दी गई है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके? इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 360. सो व्हाट इज़ आर्टिकल 368? प्रोविजन एज टू द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ. और 360 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से. और आर्टिकल 13 इट इज़ रिलेटेड टू द inconsistence with or in derogation of the fundamental rights. Indirectly it is related to the judicial review. ठीक है, जुडिशल रिव्यू भी बोलते हैं इसको. एंड आर्टिकल डी इज आर्टिकल 370 जो टेम्पररी प्रोविजन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. 15 is with regard to the constitution amendment bill, which one of the following statement is not correct? Constitution amendment bill, first is the speaker of Lok Sabha can call a joint sitting of both the houses to pass the bill. देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है उसमें हम जॉइंट सिटिंग नहीं बिठा सकते. ठीक है, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट और ये हमारा आंसर भी है. ईच हाउस नीड टू पास द बिल सेपरेटली. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को पास करना पड़ेगा. द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. यस, इधर इन राज्यसभा और लोकसभा किसी में इंट्रोड्यूस कर लीजिए. द बिल कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय द प्राइवेट मेंबर. ये भी ठीक स्टेटमेंट है. 16 इज कट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ. ठीक है, जो बजट, इट इज़ रिलेटेड टू द बजट. कट मोशन ना ये एनी बिल से रिलेटेड है, ना ये प्राइवेट मेंबर से, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द जनरल बजट. देखिए कट मोशन हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? कट मोशन इज इंट्रोड्यूस बाय द लोकसभा ओनली. ठीक है, वाई? कई बार क्या होता है, लोकसभा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दे डू नॉट लाइक द वन पर्टिकुलर पॉलिसी और स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. सो वो क्या इंट्रोड्यूस करती है? मोशन. वो बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, सो दे इंट्रोड्यूस अ कट मोशन. सो मोशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट इज पॉलिटिकल कट मोशन. इसमें क्या है, दे शोज डिसअप्रूवल ऑफ वन पर्टिकुलर पॉलिसी. कोई पॉलिसी में पैसा खर्च कर रही है सरकार, अगर ये पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब है कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट लाइक दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. अगर वो मोशन पास हो जाता है तो 1 रुपये का उसमें जो पर्टिकुलर अमाउंट सेंक्शन होता है उस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए वो कम हो जाता है. सेकंड इज इकोनॉमी कट मोशन. ठीक है, इट रिप्रेजेंट द इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर बाय स्पेसिफिक अमाउंट. इसमें स्पेसिफिक अमाउंट है, इसका ये मतलब नहीं एक या फिर कुछ भी हो सकता है, 1000, 10,000, 10,000 करोड़, एनीथिंग, तो इसको इकोनॉमी कट. सेकंड इज टोकन कट. ये कोई पर्सनल ग्रीवांसेस या फिर कोई पर्टिकुलरली ग्रीवांसेस होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विद इन द स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस बाय ₹100. तो इसमें 100 रुपये का रिडक्शन होता है वन पर्टिकुलर स्कीम में. 17 इज हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड गवर्नमेंट इंटू रिपब्लिकन, मोनार्कियल एंड डेस्पोटिक. ठीक है, डेस्पोटिक जो हमने बोला है जिसमें रन फॉर द पावर, जिसमें पावर के लिए भागते हैं, मतलब पावर हंग्री गवर्नमेंट. मोनार्कियल मीन्स इट इज़ रूल्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, हेरिडिटरी होता है वो. एंड रिपब्लिकन मीन्स द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट कौन है, जैसे प्रेसिडेंट, इट इज इलेक्टेड. तो इसको डिवाइड किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने. ठीक है, ये पर्टिकुलर थ्योरी इन्होंने दी थी. सो थैंक यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.